Welcome to TIPS Law Academy, the largest institute of legal exams preparation in Pakistan. I would like to wholeheartedly welcome to all of you in our today's lecture on the preparation of HEC Law Graduate Assessment Test, which has been announced by the Higher Education Commission Pakistan yesterday. The last date to apply is 25th of November 2024, and the test will be tentatively held on 15th of December. सो हमारा जो ऑनलाइन सेशन है, आज से हम लॉ गैट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें इंशाल्लाह जो हमारी प्रिपरेशन है ये बेयर एक्ट्स की बेसिस पे होगी और हम जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम जितने भी हमारा सिलेबस है लॉ गैट का जो भी डिटेल्ड सिलेबस ब्रेकअप है उसको हम बिल्कुल तफसीलन आसान उर्दू में और इंग्लिश में जो है वो ग्राफ और एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें ताकि हम ना तो सिर्फ लॉ गैट को एक्सेल कर पाए बल्कि इवन जो है आगे जब इंशाल्लाह आप लोग अपनी एडवोकेसी में जाके प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे भी आपके लिए जो है वो चीजें हेल्प आउट आपको करेंगे और आपके लिए वो फिर साबित होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुड वी स्टार्ट। मुझे एक बार दोबारा से कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज और स्क्रीन दोनों चीजें आप लोगों के लिए विजिबल हैं और फिर हम शुरू करते हैं। टुडेज टॉपिक इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ the Pakistan and the landmark cases in the constitutional history of Pakistan. So that's fine. Yes, sir. Visible Nawab Jafar Iksha. Yes, sir. That's fine. Yes, sir. Your audible screen can be seen. Okay. And I think मेरी screen जो है वो once again share हो रही है. So student first of all हमारे पास जो constitutional history of Pakistan है इसमें हमारे पास 8 cases हैं जिनमें से आपको 5 मार्क्स के MCQs आएंगे और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज के इस लेक्चर में हम इन केसेस को इन इंग्लिश एंड एज वेल एज इन उर्दू आसान अल्फाज में हम इनको समझने की कोशिश करें ताकि इनमें से कोई भी अगर पॉसिबल एमसीक्यूज या फिर सेट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है तो हमें उसके बारे में तफसीलन बाकी सिलेबस ब्रेकअप है जिसमें पाकिस्तान पिनल कोड है, क्रिमिनल लॉ है एंड और इसके अलावा जो है वो आपका इंटरनेशनल लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, आपका लॉ ऑफ एविडेंस है, आपके प्रोफेशनल एथिक्स हैं। इंशाल्लाह उनको भी इसी तरह से बेयर एक्ट्स के हवाले से हम इसको आई एम सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड ड्यू टू कनेक्टिविटी इशू। काइंडली डू लेट मी नो कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। मौलवी तमीजुद्दीन वर्सेस द जनरल गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसकी जो साइटेशन है वो आपको PLG 1955 F240 मिलेगी। पहले हम जो इसका बैकग्राउंड है, पस मंजर है और इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने आपकी आसानी के लिए टिप्स और टीम ने ये कोशिश की है कि हर वो चीज़ जो बेयर एक्ट में है और जो हमारे स्टेचूज हैं, जो लॉज हैं, उनको हम आसान अल्फाज में उर्दू में भी आपको प्रोवाइड करें ताकि आप जो ट्रू मीनिंग ऑफ लॉ है और जो ट्रू इंटरप्रिटेशन है वो आप अच्छे तरीके से कर पाएं और चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाएं। तो बेटा ये मुकदमा जो है वो 1954 में शुरू हुआ। उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे दैट वाज गुलाम मोहम्मद। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो हमारी असेंबलीज थी उनको डिसॉल्व कर दिया। हम इस जिस केस को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द फर्स्ट लैंड मार्क केस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान। तो इसका बैकग्राउंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि 1954 में ये केस हमारे सामने आया जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया या असेंबलियों को तहरीर कर दिया। तो उस टाइम जितने भी हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज थी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज थी उन्होंने ये महसूस किया कि जो गवर्नर जनरल का ये फैसला है जो उसने दस्तूर साज असेंबली को तहरीर कर दी है, इसकी जो कानूनी हैसियत है इसके बारे में मतलब कि क्वेश्चन इन लॉ जो है वो पैदा हो गया और इसमें जो हमारे पास डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस थे विद रिगार्ड्स टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ तो हमारे पास सामने आए, ठीक है। मौलवी तमीजुद्दीन 1948 में पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली के सदर मुंतखब हुए थे। उसके बाद जो है ऑन अक्टूबर 24 1954 द गवर्नर जनरल मोहम्मद खान डिसॉल्व द असेंबली। तो इसलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपको ये पता होना चाहिए कि जो गुलाम मोहम्मद जनरल ने असेंबली को डिसॉल्व किया था वो डेट जो है दैट इज अक्टूबर 24 1954, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो हमारे पास रिएक्शन आया उसमें मौलवी तमीजुद्दीन ने सिंध की चीफ कोर्ट में एक कानूनी दरख्वास्त दायर की। बेसिकली इन्होंने एक रिट पिटीशन दायर की थी जिन्होंने उसमें इसकी जो है वो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल होने को चैलेंज किया, ठीक है।
तो अभी मुझे यहाँ तक बताएं कि हमने सिर्फ अभी बैकग्राउंड डिस्कस किया इस केस का, तो ये समझ में आ गया। सईदा महमूद, ये किस चीज की प्रिपरेशन हो रही है, कोई बता दे। बेसिकली ये लॉ गैट का जो है वो हमारा कोर्स चल रहा है। सर आप क्लास नहीं लेते, नो वरीज एट ऑल बेटा, आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। बेसिकली ये बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ आपका और हमारा वक्त जाया करने के लिए आते हैं, और ये वो होते हैं जो कि अच्छा एनी हाउ आई वांट डिस्कस एनी मोर। बेटा आगे इसमें आ जाए, आपको की इवेंट्स पता होने चाहिए। इस केस में ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में फर्स्ट केस है, गवर्नर जनरल सॉरी तमीजुद्दीन वर्सेस द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें जो की इवेंट्स थे उसमें ये हुआ कि पहले तो जी क्या हुआ कि गवर्नर जनरल साहब ने जी असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया। 1953 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे ख्वाजा निजामुद्दीन, उन्होंने जो है मोहम्मद अली बोगरा को नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट कर दिया हमारे गवर्नर जनरल ने। और जैसे ही अली बोगरा नए वजीर आजम बने, तो उन्होंने जो गवर्नर जनरल का मिस यूज ऑफ पावर था, कौन सा मिस यूज ऑफ पावर, जो कि उन्होंने एक अमेंडमेंट पास की थी 1954 टू लिमिट द गवर्नर जनरल अथॉरिटी। सो उन्होंने अपनी द virtue आफ्टर कंट्रोलिंग द virtue his office or his constitutional authority or designation, उन्होंने गवर्नर के खिलाफ ही एंटिसिपेट करना शुरू कर दिया, यहां से इनके इख्तलाफात पैदा हो गए। और इसका रद्द अमल जो है वो गवर्नर जनरल ने 1954 में दस्तूर साल असेंबली को तहलील करके जाहिर किया। ठीक है, अब हमारे पास यहां से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है ये मजीद वाज़ेह होता है। ठीक है, तो जो की इवेंट्स थे जी उन पे बताएं कि आपको क्लियर हो गया, आफ्टरवर्ड्स हम नेक्स्ट सेक्शन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए हमारे पास इसमें जो है कानूनी मसाइल कुछ आ जाते हैं, लीगल इश्यूज क्या थे उस टाइम। बेटा वहां पे जो प्राइमरी लीगल क्वेश्चन था इस केस में जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तमीजुद्दीन वर्सेस द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि क्या जो मौलवी तमीजुद्दीन खान का जो मुकदमा है जनरल गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान में, तो उसमें पहला ये क्वेश्चन था जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि क्या गवर्नर जनरल के पास दस्तूर साज असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली को तहलील करने का कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या पावर मौजूद थी। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल था जिसने लेजिस्लेटिव ब्रांचेस यानी हमारी जो कानून साज इदारे हैं और आगे की शाखें हैं और हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उसमें बैलेंस ऑफ पावर को भी क्वेश्चन कर दिया। उनमें जो आपको पता है कि पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी हैव अ फेडरेशन ओवर हियर, हम एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पे फेडरेशन सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है, तो उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और फोकस इस चीज पे था कि क्या एग्जीक्यूटिव के पास रेजिजुअल पावर्स हैं कि वो लेजिस्लेटिव सोवरेनिटी को ओवरराइड कर पाए। मैं बहुत जो है समझने वाली बात है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस के कंसर्न है ये सारे हमारे। ठीक है, पहला ये था कि जो गवर्नर जनरल ने किया है, वाज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग और वाज इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि जो हमारे पास बैलेंस ऑफ पावर है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस, और इसमें जो रेजिजुअल पावर्स हैं उस इसमें ये देखा गया जी कि जो कानून साज इदारे हैं वो आया सोवरेनिटी, वो खुद मुख्तार भी है या नहीं है। तो यहाँ पे आगे जो है जी हमारे लीगल इश्यूज थे। और तमीजुद्दीन अब आते हैं जी कि यहाँ से हमारे जो है वो केस की जो मेन फोकसिंग पॉइंट्स है वो शुरू होते हैं। अभी तक हम बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे थे। सो वंस अगेन आई एम आस्किंग कि मुझे बता दें, अभी तक हमने सिर्फ इसके की इवेंट्स, इसके लीगल इश्यूज और हिस्टोरी, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो बता दें, ताकि एटलीस्ट मैं एनालाइज कर पाऊँ कि आप लोग जो है कितना चीजों का एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। So I am looking forward for your kind response and for your kind cooperation. So hurry up, do respond me as soon as possible so that we may proceed to our next points. It was a retaliation. Yes, Saida, exactly. It was Chaudhry Hamza. ठीक है, yes, that's fine. जी, is there any question? यहाँ तक कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कोई चीज समझ में नहीं आई? अच्छा, आगे आ जाए जी। मौलवी तमीजुद्दीन ने क्या किया है जी कि इन्होंने सिंध की चीफ कोर्ट में दो दरखास्तें दायर कर दी। जो पहली रिट थी वो थी द रिट ऑफ मैंडमस टू प्रिवेंट द इन्फोर्समेंट ऑफ द रेजोल्यूशन। इसरा और इम्शा मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारे पास एमसीक्यूज है कि तमीजुद्दीन ने इधर उसने टू रिट पिटिशंस को फाइल किया या एक रिट पिटिशन की, तो इसको भी हमने एमसीक्यूज के लिहाज से देखना है।
बेटा जो पहली रिट थी वो मैंडेमस की थी, टू प्रिवेंट द इन्फोर्समेंट ऑफ द रेजोल्यूशन, यानी कि उसमें उसने की जो था रेजोल्यूशन जो असेंबली को तहलील किया गया था उसकी इन्फोर्समेंट को रोकने के लिए जो है वो दरखास्त दायर की, रिट ऑफ मैंडेमस। एट द सेकंड वाज द रिट ऑफ को वारंटेड टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द न्यू मिनिस्टर्स। और सेकेंडली जो नए वजीरों को इख्तियारात मिले थे आफ्टर द अमेंडमेंट्स, उन्होंने उनको रिट ऑफ को वारंटो में चैलेंज कर दिया। तो बेटा ये रिट पिटीशंस के हवाले से एमसीक्यूज आज नहीं आता, एग्जाम में पूछे, आपको पता होना चाहिए। आर्गुमेंट्स पे बात करते हैं जी आसान अल्फाज में कि आर्गुमेंट्स क्या हुए। पिटिशनर जो थे मौलवी तमीजुद्दीन, जिन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने कहा कि असेंबली जो है द लेजिस्लेटिव बॉडी, असेंबली बेसिकली आपको पता है हम लेजिस्लेटिव बॉडी को कहते हैं पाकिस्तान में, वो खुद मुख्तार और आजाद थी। ठीक है, ये हमारा 1973 का आइन भी कहता है। asserting that the governor general had no authority to dissolve it, furthermore उन्होंने ये assert किया कि गवर्नर जनरल के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो इसको डिसॉल्व करे। तो मौलवी तमीजुद्दीन ने जो है वो ये एलिगेशंस को अलेज किया और उन्होंने ये क्वेश्चन इन लॉ जो है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज किया। ठीक है, और रिस्पोंडेंट जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने आगे से जो है अपने डिफेंस में क्या कहा कि उनके पास रेजिजुअल पावर्स हैं, जिनको हमने ऊपर डिस्कस किया है, ये भी एक कंट्रोवर्शियल मैटर बन चुका था एट दैट टाइम। और जिनमें उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे पास रेजिजुअल पावर्स हैं, बाकी इख्तियारात हैं, तो उनमें असेंबली को भी जो है डिसॉल्व करने का इख्तियार आता है। तो ये उनका डिफेंस था जो कि किया गया जब रिट्स को फाइल किया गया सिंध में। अब इस पे फेडरेशन ने क्या आर्गुमेंट्स किए वो भी हमें पता होने चाहिए। फेडरेशन और जो हमारे न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर्स थे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने आर्गू किया कि जो असेंबली का तहलील होना है वो कानूनी तौर पर दुरुस्त है। अब यहाँ पे मौलवी तमीजुद्दीन साहब कह रहे हैं, आपको कंक्लूसिवली बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये सब जो है ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गवर्नर जनरल के पास इख्तियारात ही नहीं है। जबकि डिफेंस में गवर्नर जनरल क्या कह रहे हैं, ये आपको मैं अब स्टोरी समझा रहा हूँ ताकि आपको वो ना तो एमसीक्यूज पढ़ने पड़े, ना आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश को क्रैम करना पड़े, आपको सारा कुछ जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और इंशाल्लाह जो है वो आप लोग इवन के आप लोग अगर जुडिशियल एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे तो आप इन चीजों को वहां पे इंशाल्लाह जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड आई एम विशिंग यू वेरी गुड। अच्छा बेटा, उसमें जो है स्टूडेंट्स और फेडरेशन जो है वो आर्गू कर रही है जी कि नहीं ये वैलिड है। और उसमें ये भी इवन कहा गया है कि जी जुरिसडिक्शन को चैलेंज कर दिया कि चीफ कोर्ट के पास तो इख्तियार समाअत ही नहीं है, समाअत का इख्तियार ही नहीं है कि वो रिट पिटीशंस को, जो कि सेक्शन 223 ए ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अच्छा बेटा, ये एक्ट उस टाइम जो है वो इनफोर्स था at the time of the dissolution of the assembly and at the time of the when the case was filed, named तमीजुद्दीन वर्सेस द गवर्नर जनरल, इसको भी कहते हैं वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। साइटेशन हम ऊपर देखिए हमारे पास मौजूद था, यहाँ पे भी हमने उसको हाईलाइट किया। यस, और उन्होंने कह दिया कि क्योंकि ये जी उनका आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो डिफेंस था फेडरेशन का वो किन बेसिस पे था। तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि एट दैट टाइम द एक्ट इन्फोर्स्ड वाज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इसमें सेक्शन 223 ए भी एमसीक्यू है। अब इससे पहले कि हम ये देखें कि अदालतों ने इन आर्गुमेंट्स पे क्या फैसला किया है, मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि मौलवी तमीजुद्दीन वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पहला केस लॉ आज हम लॉ गैट का स्टडी कर रहे हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से लेके बैकग्राउंड से लेके फेडरेशन के आर्गुमेंट्स तक जिन स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है और जिनको लगता है कि यहां तक कोई भी एमसीक्यूज पूछेगा तो हम सॉल्व कर लेंगे, वो एक बार यस लिख दें सो दैट it would help me to maintain my morale and my efforts for you guys. So I am waiting for your response. Afterwards, we will move towards the court's decision and the decision of the chief court. Isra Aman, yes sir, that's fine. Mohammad Ehsan, yes. राफे, yes, that's fine. I'm glad कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अल्लाह ताला आपका आमीन नासिर। सईदा महमूद, that's fine. अब्दुल्ला इम्तियाज, that's fine. बेटा मुश्किल तो नहीं लग रहा इसमें कोई चीज। मैं बेसिकली मेरी ये कोशिश है कि मैं जो है उस तरह से पढ़ाऊं कि अगर कोई बच्चा एवरेज है, बिलो द एवरेज है, तो वो भी चीजों को जो है वो समझे, ना कि जो है हम सिर्फ जो है ये देखें कि किस तरह से लाइफ फाइव बच्चे जो है वो बेयर एक्स पढ़ लेंगे और अपना एग्जाम से क्लियर करेंगे। अच्छा आगे आ जाए बेटा, कोर्ट डिसीजन। अब बेसिकली जो इब्तदाई तौर पे जो इनिशियल फैसला था वो तो आ गया जी मौलवी साहब के हाथ में, और उसमें ये कह दिया गया कि जो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली है ये इनवैलिड है, यानी कि जो मौलवी तमीजुद्दीन ने क्लेम किया था कोर्ट ने उनके हक में ही, उनके फेवर ही ऑर्डर दे दिया कि ये जो रेजोल्यूशन है ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। ठीक है,
इन शॉर्ट दी सिंध चीफ कोर्ट ने मौलवी तमीजुद्दीन के हक में फैसला दिया और दस्तूर असेंबली के तहरीक बैतूल करार दिया। अच्छा, इस फैसले को वफाकी अदालत ने मुस्तरद कर दिया। बेसिकली क्या हुआ उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आएगा अपील टू द फेडरल कोर्ट। बेटा उस टाइम वफाकी अदालत हमारे पास हुई थी, तो उसमें अपील हो गई और फिर क्या हुआ कि जी जो फेडरल हमारी कोर्ट थी उन्होंने इस मतलब कि ये समझें कि उन्होंने डिग्री ऑर्डर या जो भी था उसके रिवर्स कर दिया। सिंध चीफ कोर्ट ने कहा जी कि ये रेजोल्यूशन जो है वो इनवैलिड है, जबकि फेडरल कोर्ट क्या कहती है कि ये जो रेजोल्यूशन है ये वैलिड है। ठीक है, और उसमें ये भी कहा गया कि इस फैसले को वफाकी अदालत ने मुस्तरद कर दिया और असेंबली की तरीके वफाकी अदालत ने कहा कि गवर्नर जनरल की रजा जरूरी थी ताहम तमाम कानून साज कार्रवाइयों के लिए मशमूल असेंबली का जारी रहना। वफाकी बेटा ये भी पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है, रेजिजुअल पावर्स। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको इतनी डेप्थ में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जो है, आप में से यहाँ से लोग फ्यूचर के जजेस भी होंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, आप लोग सीएसएस जो है वो जुडिशियल एग्जाम्स को अटेम्प्ट करें तो आपको पता हो। बेटा जो फेडरल कोर्ट थी उसने कह दिया कि क्यों, चूंकि बिकॉज द गवर्नर जनरल हैड द रेजिजुअल पावर्स, तो जी वो असेंबली तहलील कर सकता है। टोटली जो है वो फैसला चेंज कर दिया गया। चीफ कोर्ट का ये डिसीजन आ गया जी। इसमें एक फर्दर चीज है जी, जस्टिस जॉर्ज कॉन्स्टेन, उन्होंने मौलवी तमीजुद्दीन के हक में फैसला दिया था। ये एमसीक्यू बनता है कि कौन सी जस्टिस ने जो है वो मौलवी तमीजुद्दीन के फेवर में जो डिक्लेयर किया रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। और सेकेंडली जो है कोर्ट ने फर्दर ये भी वजाहत की थी कि जो असेंबली है ये सोवरेन है, ये खुद मुख्तार है, सुप्रीम है, एंड कुड नॉट बी डिसॉल्व बाय द गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल इसको तहलील नहीं कर सकता। जबकि जो हमारी फेडरल कोर्ट है उसने क्या किया था कि ये सारा कुछ जो है गलत करार दे के रेजिजुअल पावर्स में फिर बात आ गई। बेटा यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग है हमारे पास, अब वो हम लॉजिकल लीगल रीजनिंग क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर आप ये देखें कि एग्जेक्टिव की रजा तमाम कानून साज कार्रवाइयों के लिए जरूरी है। फिर वंस अगेन जो है फेडरल कोर्ट ने एक ही प्ले ली जी कि क्योंकि रेजिजुअल पावर्स हैं, क्योंकि कॉन्सेंट है, तो अगर गवर्नर जनरल का कॉन्सेंट है तो फिर आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि सुप्रीमेसी जो है और जो उसको क्या कहते हैं सोवरेनिटी है, और जो एग्जेक्टिव और जुडिकेचर में द पावर द इम्बैलेंसिंग ऑफ पावर है, ये सारे जो क्वेश्चन इन लॉ थे हमने यहाँ पे देखा था बेटा कि इसमें जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया कि क्यों जी गवर्नर जनरल का कंसेंट शामिल है तो बस ठीक है, इट्स ओके, और उसके पास रेजिजुअल पावर्स है। बेटा जो है फेडरल कोर्ट, अच्छा आगे आ जाए, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ, फैसला तो आ गया। बेटा इसने क्या किया कि इसने चीफ कोर्ट की जजमेंट को सबसे पहले सस्पेंड किया, जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो रेजोल्यूशन की जो तहलील हुई थी हमारी कानून साज असेंबली, उसको जो है वो लीगल करार दे दिया। और इस फैसले ने पावर ऑफ गवर्नर जनरल को री इन्फोर्स कर दिया ओवर द लेजिस्लेटिव बॉडी। सो यहाँ पे मुझे कुछ बच्चे बहुत कॉम्पिटिटिव नजर आ रहे हैं, तो बेटा आपको मैं एडीपीपी और सिविल कम जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हवाले से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो बात की जा रही है कि दिस डिसीजन री इन्फोर्स द पावर ऑफ द गवर्नर जनरल ओवर द लेजिस्लेटिव बॉडी। बेटा हमने यहाँ पे लीगल जो हमारे इश्यूज है उनमें पूछा था और हमने ये लिखा है कि क्या जो है ओवरराइड, यहाँ पे आपको लफ्ज नजर आएगा, ये देखें कि वेदर द एग्जीक्यूटिव हैड रेजिडुअल पावर्स टू ओवरराइड, इम्पैक्ट था उसने साबित कर दिया कि आपकी जो भी कानून साज असेंबली है तो गवर्नर जनरल उसकी पावर जो है वो ज्यादा ओवरराइड हो गया। सो इज इट क्लियर, यहां तक बताएं, जल्दी से बताएं, इज इट क्लियर? Rafiz, it's really helpful. Thank you for your efforts. Thank you, Rafi. I wish you very good luck. Inshallah, Saida Mahmood, inshallah. Why not? यहाँ तक बताएं जी. Is it clear, students? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो थी हमारी, इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये लैंडमार्क और लीडिंग केस है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, क्योंकि ये एक बड़ा अलग सा कारनामा हुआ था। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, इस रूलिंग ने एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया जिसने एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव ब्रांचेस के ऊपर स्ट्रेंथन फौकियत दे दी है, कह दिया कि एग्जीक्यूटिव की पावर ज्यादा है लेजिस्लेटिव ब्रांच से। जबकि 1973 में हमारे पास जो सोवरेनिटी है, ये सुप्रीमेसी है, वो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी की है। ट्रैजेक्टरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान इज हैविंग नेसेसिटी ऑफ, अच्छा ठीक है जी, आप देख रहे हैं बट पॉसिबल सेट ऑफ एमसीक्यूज में ये देखें कि किसने रिजॉल्व किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, गवर्नर जनरल ने, ठीक है, गुलाम मोहम्मद, हमने ऊपर पढ़ा। व्हाट वाज द प्राइमरी लीगल एक्शन टेकन बाय मौलवी तमीजुद्दीन, ऊपर पढ़ा है, उन्होंने 2 रिट पिटीशन फाइल की। अब यहाँ पे देखें 2 का नहीं जिक्र, लेकिन हमें इतना पता है कि रिट पिटीशन फाइल की थी, ठीक है। व्हाट वाज द रूलिंग ऑफ द चीफ ऑफ रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज जस्ट लेट मी जूम,
इट वाज अलर्ट हमने देख लिया ऊपर पढ़ा है कि चीफ कोर्ट ने तो मौलवी तमीजुद्दीन के पेपर में फैसला किया था। व्हाट वाज द लीगल बेसिस फॉर द गवर्नर जनरल रेजोल्यूशन ऑफ द असेंबली? गवर्नर जनरल के पास क्या लीगल बेसिस थी बेटा? रेजिडुअल पावर्स। तो ये मैंने सारा कंक्लूड कर दिया। नीचे फर्दर हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे जो है वो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को जो रजिस्टर्ड है उनको आज ही मिल जाएंगे। तो बेटा ये आज हमने एक जो है केस डिस्कस किया है और मेरी सिर्फ आज में मुझसे ये उम्मीद और ख्वाहिश है कि मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी आने वाली जिंदगी में अगर आपसे कभी कोई पूछे कि तमीजुद्दीन और वर्सेस गवर्नर जनरल पाकिस्तान क्या था, तो आप एटलीस्ट बताने के काबिल लाजमी हो और आपके पास इतना कंटेंट हो कि आप इस पे लिख सकें। इवन आपसे सीएसएस में कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, आपसे पीपीएससी में पूछा जाता है, आप जुडिशरी में अपियर होते हैं। तो जिनको लगता है जी कि इसको आज हमने क्रैक कर लिया है, जरा जल्दी से यस लिखें ताकि हम अपनी सीरीज को और अच्छे से प्लान करें और कल से हम जो हमारी बाकी ऑनरेबल फैकल्टी मेंबर्स हैं, फहद जमान भट्टी साहब हैं, अहमद जमान साहब हैं, चौधरी हमजा सिंधु साहब हैं, मिस निमरा हैं, मिस अहमद ज़ाहरा हैं, मिस रिमशा हैं और बाकी जो है उनके भी हम क्लासेस को इसी तरह से स्केड्यूल कर सकें। बट ऑनलाइन में हमारी 9 to 11 पीएम डेली बेसिस पे क्लासेस होंगी और इंशाल्लाह जो है वो हम इसी तरह से वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग जो है बेटा आपकी लॉ गैट की, वो पीपीसी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, वो इंटरनेशनल लॉ है, वेदर इट्स यूनाइटेड नेशंस और इट्स द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, आपको इंशाल्लाह टिप्स और टीम की हमेशा ये कोशिश रहेगी कि आसान अल्फाज में आपको बेयर एक्स बेस कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाए, जो कि ना कि सिर्फ आपको एचईसी लॉ गैट में एक्सेल उसको एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बेसिस पे फॉर योर फर्दर स्टडीज एंड फॉर फर्दर कैरियर सक्सेस जो है वो आपको अल्लाह ताला उस चीज से नवाजे। सो अगर कोई क्वेश्चन है जी पूछ लें, आफ्टरवर्ड जो है वो आई वुड लाइक टू वाइंड अप द क्लास। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ अपना नंबर, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लॉ गैट में इनरोल होना चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पे हमारे क्लासेस लेना चाहते हैं और क्या आप इमीडिएट बेसिस पे इनरोलमेंट करवाएं, डेली बेसिस पे सिलेबस हर सब्जेक्ट कवर होगा एंड वी हैव ऑलमोस्ट 40 डेज लेफ्ट ओवर जिसमें हमने इस पूरे लॉ गैट के सिलेबस को इंग्लिश उर्दू दोनों में बेयर एक्ट से क्रैक करना है। सो आई एम विशिंग यू वेरी गुड लक, थैंक्स अ लॉट, यू वेलकम अब्दुल्ला, सईदा महमूदा, यस मोहम्मद हमजा, अब्दुल्ला इम्तियाज, एहसान, हाफिज, ठीक है शाइन। कोई क्वेश्चन है जी तो बता दें। इज एनी क्वेश्चन? इट्स मी, थैंक यू सर, यू वेलकम। इट्स मी जुवेरिया असगर, यू आर मोर देन वेलकम जुवेरिया। इट्स माय प्रेयर दैट आप यहाँ से अगर मुस्तफीद हो रही हैं, it's a matter of honor for me and for my institution tips and for my team as well. We are wishing you very good luck guys for your upcoming future endeavors. So ये मैंने अपना नंबर यहाँ पे कोट कर दिया है जी, अगर किसी को कोई फर्दर क्वेश्चन हो रिगार्डिंग लॉ गैट, रिगार्डिंग बार एट लॉ, रिगार्डिंग लीगल करियर कंसल्टेंसी, लीगल करियर आगे मुझसे पूछ सकते हैं। खुदा आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। Thank you for watching us. Subscribe our channel for more videos.